हो सकता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में ही आगे करूँ, अगर कुछ ज्यादा आइडिया हो जाए तो, क्योंकि मैं सीएसई से हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। या तो फिर डेयरी वगैरह का, मैं बिहार से हूँ तो उधर एग्रीकल्चर डेयरी ये सब में स्कोप ज्यादा दिखता है, तो वो सब में भी सोच रहा हूँ कर सकता हूँ आगे चल के। राइट, ओके, तो देन लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। तो आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं आप बिजनेस करके? सर प्रॉब्लम्स लाइक, अगर डायरी वगैरह में गया तो सर कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूँ जिसमें मतलब प्योर प्योर फॉर्म में मैं प्रोडक्ट बेच सकूँ। अप, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में सॉफ्टवेयर की तरफ गया तो मतलब जो उस समय मार्केट का डिमांड रहेगा उसी हिसाब से, या तो एआई वगैरह में ही आगे काम करने का सोचेंगे। हम्म। हाँ, तो बेसिकली देखो, आप क्या बोल रहे हैं कि आप डेयरी में ऐसे प्योर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हो, राइट? हम्म। राइट, ओके, तो आई मतलब आई विल विश दैट आप पुणे में बिजनेस स्टार्ट करो, देन आई विल गेट द प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स। सर लाइक हम्म। बिहार में इसलिए आसान पड़ जाएगा ये क्या कहते हैं मेरे लिए, क्योंकि वहाँ जैसे इजिली लेबर अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया बिहार के। हाँ, नहीं तो ठीक है। और आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली इट्स गुड थिंग, लेकिन वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं है ना। हाँ हाँ, लाइक मैंने बोला ना अभी पर्टिकुलर नहीं एक फील्ड में सोचा है, मतलब दो तीन फील्ड में भी एक साथ कर सकते। ओके, हाँ, इट कैन बी डन। और देखो, बिजनेस के फंडामेंटल्स जो हैं वो एक्चुअली फॉर्चुनेटली सेम है, केवल आपका डोमेन बदल जाएगा। एक डेयरी, यदि आप डेयरी का डोमेन है, एक में सॉफ्टवेयर डोमेन भी हो सकता है हम्म। पहले, लेकिन एक पे फोकस करके एक चालू करना चाहिए, मल्टीपल पे फोकस मत करना, राइट ना? हाँ। जैसे रिलायंस ने भी क्या किया, पहले उन्होंने रिलायंस खोला पेट्रोकेमिकल्स, फिर वो बिमल में आए, फिर उसके बाद उन्होंने फिर और भी डाइवर्सिफाई किया जब उनके पास पैसा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, हर डोमेन के उन्होंने एक्सपर्ट लगाए, क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए, जो आपको पता है ना, 3 स्किल्स चाहिए पड़ती है, राइट? कौन कौन यस। सी 3 स्किल्स है? सर डेयरी के लिए मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड दादाजी वगैरह सब एग्रीकल्चर से ही हैं हाँ, तो। नहीं, आई आई एग्री कि दैट यू हैव द डोमेन नॉलेज। और कौन सी 2 स्किल चाहिए बिजनेस करने के लिए? डोमेन नॉलेज आपके चलिए पास है फॉर्चुनेटली। और क्या चाहिए आपको? सर मैनेजमेंट सर। हाँ, और? और हाँ, सर प्रॉपर प्लानिंग। ओके, वो चलो, ग्रेट टू सी रोहन इज आल्सो देयर इन द कॉल। तो रोहन, आप प्लीज ब्रेकआउट रूम वगैरह में ज्वाइन किया करो ना, क्योंकि तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट रोहन? हाँ, ठीक है, क्योंकि रोहन मैंने मतलब मतलब कुछ बार नोटिस किया कि आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन नहीं करते थे, 2 बार मैंने नोटिस किया है ना। और देखो, यहाँ पे हम लोग इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को बेनिफिट मिले। तो आप लोग सिंसियरली करो ना, ये करोड़ों का नॉलेज है एक्चुअली, उससे ज्यादा का नॉलेज है। ठीक है, नाउ अमन का क्वेश्चन है, सर हाउ टू रेज फंड्स व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस एट द इनिशियल स्टेज। हम्म। तो अमन एक्चुअली देखो, हाउ टू रेज फंड में सबसे ठीक है, लेट मी गो स्टेज बाय स्टेज। तो नंबर 1 स्टेज, अभी आप लोग बताओ कि क्या होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नंबर 1 स्टेप क्या होता है? सर आइडिया। राइट, आइडिया। और इसके अलावा आइडिया किस चीज का लेकिन? सर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब जो एक्सीलेंट। मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इसका सोल्यूशन यस, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। यस, ग्रेट। हाँ, तो देखो, सबसे पहले हमें वो प्रॉब्लम पता करनी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा चीज, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे लोग भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन इफ वी आर 10% फास्टर और 10% बेटर और 10% चीपर और 10% इजियर, तब भी आप वो बिजनेस चालू कर सकते हो। जैसे अभी ब्रिज किशोर ने बोला कि उसको डेयरी का बिजनेस करना है, तो ऐसा नहीं, डेयरी तो सारे इंडिया में हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है, राइट? लेकिन वो प्योरिटी के साथ प्योर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, तो वो बेटर है एक्चुअली, राइट? सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। अमन, यस अमन, यस और नो? यस सर। हाँ, सो द पॉइंट नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विच यू आर सॉल्विंग। और ऐसा नहीं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है दुनिया में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन रहने दो। यदि आपने कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो देन इट्स एक्सीलेंट, तो वो फिर आपका ब्रेक थ्रू बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई
एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को दूसरे लोग भी सॉल्व कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यू हैव टू बी, अभी मैंने क्या बताया, क्या रूल है उसके लिए चालू करने के पहले, सबसे पहले व्हाट इज दिस FBCE रूल? अमन अभी मैंने क्या बताया, और एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड, वी हैव टू 10%। सर व्हाट वी आर इंक्लूडिंग लाइक जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट अपन उसमें क्या ऐड कर रहे हैं जो अपने सोल्यूशन को यूनिक बना रहा है, मतलब that- एग्जैक्टली 10, यू हैव टू बी 10% फास्टर और बेटर और 10% चीपर और 10% इजियर, है ना? आपने एक में भी 10% कर लिया, देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? क्योंकि देखो कस्टमर क्यों आएगा आपके पास, आप भी एज ए कस्टमर, आप भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। अभी जैसे आप बताओ, आपने अभी रिसेंटली कौन सा प्रोडक्ट लिया, कोई भी बता दो, कोई भी चीज आपने ली हो, कहाँ, जिसको किसी को भी अपने पैसे दिए हो। सर मोबाइल लिया था रिसेंटली। राइट, ओके ग्रेट। तो कौन सा मोबाइल लिया था आपने? सर रियलमी का नार्जो 80X। राइट, दैट्स फैंटास्टिक। और आपने वो मोबाइल क्यों लिया, पर्टिकुलर मोबाइल? सर पर्टिकुलर सर मतलब बजट फ्रेंडली था, 5G था, तो मतलब और प्रोसेसर भी बढ़िया ही था तो ले लिया मतलब। राइट, ओके दैट्स ग्रेट। हाँ, तो एज ए स्टूडेंट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द बजट। हाँ, तो दैट्स ग्रेट। तो आपने उसको एक्चुअली वो 10% चीपर था इसलिए आपने लिया, राइट? सर आपने एप्पल नहीं लिया, सैमसंग नहीं लिया, दूसरे नहीं लिया, क्योंकि ये 10% चीपर था। तो देखिए, एज ए इसमें कस्टमर भी आप हमेशा जो चीज लेते हो तो उसके पीछे डिसीजन यही रहता है कि 10% फास्टर है या बेटर है या चीपर है या इजियर है। जैसे मैं अपनी पास वाली किराना शॉप से कभी कभी सामान लेता हूँ क्योंकि वो इजियर पड़ जाता है। जैसे अभी सॉल्ट खत्म हो गया तो मैं अपनी को भेज दूंगा कि यहाँ से जल्दी लेके आओ, फास्ट। लेकिन जब बल्क में बुलाता हूँ तो मैं बिग बास्केट से बुलाता हूँ क्योंकि वो बेटर क्वालिटी देता है, राइट? तो इट इज एक्चुअली प्रूवन, ये प्रूव हो गया ना अमन, कि एज ए कस्टमर हम लोग भी 10% फास्टर बेटर चीपर इजियर के कारण ही काम कराते हैं, राइट? यू एग्री? सर हाँ, तो सिमिलरली जब आप बिजनेस करोगे तो आपका कस्टमर भी तो यही देखेगा ना, देखेगा कि नहीं? सर यस, राइट। तो अभी आपका कस्टमर भी वही देख रहा है, तो आपको अपना बिजनेस चालू करने के लिए रूल नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि आपने भी बोला, यू हैव टू फाइंड आउट द आइडिया व्हिच इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एटलीस्ट 10% फास्टर बेटर चीपर और इजियर। ठीक है, एनी ऑफ देम। ठीक। यस और सर। यदि दोनों, हाँ, और यदि दो आपने इसमें से कर लिए तो क्या होगा, आपका बिजनेस कैसा रहेगा? विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, लाइक ज्यादा तेजी से हाँ, बढ़ेगा। बहुत, काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। और 3 कर लिए तो इवन मोर प्रॉफिटेबल। हाँ, ब्लॉकबस्टर बिजनेस आपका हो जाएगा। और आपने चारों कर लिए तो सर फिर तो लीजेंडरी बिजनेस हो जाएगा वो। लेजेंडरी है सर। हाँ, फिर देन इट विल बी डिसरप्शन इन द मार्केट। सर ओके गुड, यस राज आल्सो देयर, राइट? यस तो ठीक सर। है, स्टेप नंबर 1 अभी हमने डिस्कस कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2 है हाउ टू रेज फंड में। देन आपको उसका एक प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब आपको वो प्रूव करना है छोटे लेवल पे बिजनेस चालू करके कि ये बिजनेस सस्टेनेबल है, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अभी अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी सपोज आपके पास अमन, अभी आपके पास 10 CR रुपीज है, 10 करोड़ रुपीज है, लेट्स अज्यूम। यस सर। हाँ, और कोई बिजनेस आप आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो आप क्या देख के उसमें इन्वेस्ट करोगे? सर मैं उनकी सेल्स देख के इन्वेस्ट करूंगा, लाइक मतलब इस हम्म, मतलब करंट टाइम की में उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया है लास्ट 5 to 6 मंथ्स में। मतलब अगर ग्रेट, मतलब वो अपना प्रॉफिट निकालने के बाद मुझे प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, लाइक जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए तो डेफिनेटली राइट। इन्वेस्ट। तो आपने एक्चुअली जवाब दे दिया, तो आपका इन्वेस्टर भी यही देखेगा, राइट? सर वो भी ह्यूमन बीइंग है तो वो भी ये देखेगा ना, उसको भी प्रॉफिट चाहिए ना, वो अपना पैसा लगा रहा तो गंवाने के लिए नहीं लगा रहा ना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टेप नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फाइंड आउट द आइडिया, 10% फास्टर बेटर चीपर इजियर। नंबर 2, आपको छोटे लेवल पे काम करना है, एक प्रोटोटाइप बिजनेस लॉन्च करना है और उस पे आपको अपना प्रॉफिट दिखाना है, मतलब रियल में प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैनिपुलेट करो, कुछ कुछ स्टार्टअप मैनिपुलेट करके भी फंड रेज करते हैं, बट दैट आई विल नॉट एडवाइज दैट। तो आपको छोटे लेवल पे आपने प्रॉफिट दिखाया, फिर आप उसको इन्वेस्टर के पास जाओ कि देखिए हम छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं, हमें इतना प्रॉफिट है, अभी आप हमें फंड दीजिए, हम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। तो इस तरीके से फंड आपका रेज हो जाएगा, राइट?
यस सर। और आपको उसको फंड के अगेंस्ट आपको कुछ इक्विटी उसको देना पड़ेगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ से लिए और 10% इक्विटी उसको दे दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10% बिजनेस पे उसका ओनरशिप हो गई, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 10% मिलेगा, राइट। हम्म। और वो 2 करोड़ क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको वो आरओआई चाहिए ना। हम्म। कम से कम उसको 2%, मतलब 2 करोड़ है तो कम से कम उसको 10 लाख तो आना चाहिए पर ईयर का। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, बल्कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की 20 लाख की भी है, 20 लाख आना चाहिए एक्चुअली। सर अगर फिर अपन को मतलब इन फ्यूचर अगर लाइक इन्वेस्टर है उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इक्विटी मेरे बिजनेस पे होल्ड करी है, बट मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर की मुझे उसको इंडिपेंडेंट करना है, लाइक मतलब मुझे उस इन्वेस्टर से इंडिपेंडेंट हो जाना है इन फ्यूचर, आई डोंट नीड हिम एनी मोर, तो मतलब वी कैन डू। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इक्विटी उसकी शर्तों पे आपको उसको बेचना पड़ेगी ना। जैसे देखो, हाँ मतलब आप अपने आप को उस शूज में रखो। जैसे आपके पास 10 करोड़ है, आपने किसी बिजनेस में 2 करोड़ लगा दिए, ठीक है। हम्म। अभी वो बिजनेसमैन क्या बोल रहा है कि मुझे अभी मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया, मुझे अमन को भी निकलना है। तो क्या अमन ऐसे निकलेगा? वो नहीं। एनआईटी भोपाल का बंदा इतना स्मार्ट है, तो क्या वो निकलने वाला है? नहीं। नहीं निकलेगा ना। वो बोलेगा कि ठीक है, मैंने 2 करोड़ लगाए थे, अभी आपकी कंपनी बढ़ गई है तो इसकी कीमत 10 करोड़ हो गई है, तो अभी मुझे 10 करोड़ दो। तो फिर आपको उसके से नेगोशिएट करके फिर उसके जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव टू बी फेयर ऑल्सो। जैसे देखो, जमीन यदि मैंने कोई जमीन खरीदी, फॉर एग्जाम्पल भोपाल में मैंने एक जमीन ली थी 5 लाख की, वो अभी हो गई है 3-4 करोड़ की हो गई है। लेकिन अभी वो बायर मुझे मिल जाए, बोले कि आप 5 लाख ले लो, इंटरेस्ट ले लो और मुझे जमीन वापस दे दो, तो क्या मैं उसको दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। हाँ, तो सेम, सर। राइट ना। यस सो सर। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो बस छोटे लेवल पे बिजनेस चालू करके उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ और इन्वेस्टर को आरओआई दिखाओ, और फिर आप उसको स्केल अप करो उसका फंड्स यूज करके। और जब यदि आपको उसको एग्जिट करवाना है तो फिर उससे उसको उस टाइम पे जो वैल्यूएशन है बिजनेस का, देखो बिजनेस का वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा। अभी देखो, सपोज आपने 10% में 2 करोड़ बेचा, ठीक, तो बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 20 करोड़ हो गई, राइट। हम्म। हाँ, अभी लेकिन आपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया, आपका आइडिया अच्छा है, स्केल अप हो गया, तो बिजनेस की वैल्यूएशन हो गई भी 100 CR। हम्म। तो अभी आपको उसको 10% का कितना देना पड़ेगा? एनसीआर। 10 CR देना पड़ेगा, यस। तो फिर आप डिसाइड करो ना कि आपको 10 CR देना वर्थ है या उसको इक्विटी देना वर्थ है, देन यू कैन डिसाइड, हम्म। राइट। और एक्चुअली स्टार्टअप में ऐसा होता भी है कि जैसे देखिए, पहले किसी ने 2 करोड़ में 10% लिया, फिर आपने अच्छा काम किया, स्केल बिजनेस स्केल अप हो गया। फिर जब नेक्स्ट इन्वेस्टर आएगा, वो बोलेगा मुझे 10% दो, तो आप 2 CR में नहीं दोगे उसको, आप 10 CR में दोगे बिजनेस। सर बट इट इज अ एसेट और लायबिलिटी, लाइक एज आर बिजनेस, लाइक इनिशियली अपना बिजनेस छोटे लेवल पे है, तो मतलब अपन अगर उसको ज्यादा इक्विटी दे देते हैं तो जब इन फ्यूचर अपना बिजनेस बड़े लेवल पे चला जाएगा, लाइक हम्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो मतलब इन्वेस्टर के पास तो ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा ना मेरे बिजनेस का, तो मतलब आई मेरे पास मेरे बिजनेस का उतना कंट्रोल रहेगा ही नहीं, तो मतलब इट गुड टू मतलब इनिशियल लेवल पे ज्यादा इक्विटी प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर कम इक्विटी प्रोवाइड करनी चाहिए पैसे फंड रेज करने के लिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो देखो, यदि आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है तो कम से कम इक्विटी दो, आप लोन ले सकते हो। सर लोन का प्रोसीजर मतलब? हाँ, देखो लोन में क्या रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ही वापस करना पड़ता है, और इक्विटी आपने दी ना, तो वो यदि आपका ग्रो हो गया तो फिर आपको उतना शेयर करना भी पड़ेगा ना, कोई तो फेयर फेयर बात होगी ना। मतलब आप इमेजिन करो कि आप इन्वेस्टर हो, तो आप कैसा चाहोगे? सर मतलब कैन रिपीट? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, लोन में क्या रहता है कि लोन में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, और इक्विटी जब हम किसी को देते हैं और हमारा बिजनेस बढ़ गया, तो वी हैव टू बी फेयर विद दैट पर्सन ना। तो जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हमें देना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक रियल एस्टेट। So, sir, loan would be a better option then. हाँ, देन यू कैन डिसाइड ना। देखो, जिन एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडिया पे भरोसा रहता है तो वो फिर लोन ले लेते हैं। और देखो, Hmm. उसका सिंपल तरीका है कि आप छोटे लेवल पे बिजनेस चालू करो, और अभी आपको लग रहा है कि हाँ, ये बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट ने वैलिडेट कर दिया है, वी कैन स्केल इट अप, और आपको भरोसा है तो लोन ले लो ना। लोन में क्या है, यू कैन पे इट, और बल्कि आप लोन लेने से बल्कि टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा आपको। At the initial level, if I don't have any security for the loan, like मतलब बैंक तो सिक्योरिटी मांगेगा ना? ना, हाँ नहीं, लेकिन बैंक भी ये देखता है, आपके आइडिया में दम है तो बैंक भी लोन दे देता है एक्चुअली, है ना। चलो ठीक है, सो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट अमन? Yes sir. चलो, थैंक्स फॉर द इंटरेक्शन। आपके मतलब देखो, ऐसे इंटरेक्शन से ही बाकी लोगों को भी काफी सीखने मिलता है।
ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, अभी देखो हम लोग 5 स्टेज ऑफ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल सीक्रेट, जो कि एमबीएस में भी नहीं पढ़ाया जाता ये चीज। ये मैंने एक अमेरिकन कोर्स से सीखा ये चीज, और उसके लिए मैंने लाखों रुपए स्पेंड किया। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, तो दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर सीक्रेट, और कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए क्या क्या स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, और कैसे हम इस बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाएं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ब्रिलियंट आइडिया, लाइफ चेंजिंग आइडिया, और इससे आप करोड़ों और वो कमा सकते हो इस आइडिया से, खरबों भी कमा सकते हो। So are you guys excited to know the number 1 entrepreneur secret? If yes, then write in the chat box. Okay, great. So yes, glad to see Rohan is participating. Okay, brilliant guys, brilliant, fantastic. Vyom is also participating. Good to see you, Vyom. Priyesh is also there. Brilliant guys. Yes, Durganand participate भी काफी करता है, लेकिन वो बात नहीं करता मेरे से, है ना दुर्गानंद? I know you are a sincere guy, you want to learn, but just talk to me also. Mohita is also okay. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, जस्ट लिसन टू द वीडियो, इट्स अ लाइफ चेंजिंग वीडियो, और इसमें आपको ऐसी इंसाइट्स मिलेगी जो कि कॉर्पोरेट में जिनको 10 साल भी हो गया उनको भी ऐसी चीजें पता नहीं रहेंगी, तो आपको इस लेवल पे पता चल रही है, सो इट्स अ ग्रेट एसेट। सो नाउ लेट मी प्ले द वीडियो। Dear friend, greetings of the day. Today I'm very excited because I'm going to present to you the number 1 entrepreneurial secret. And if you will know this secret, this concept, then I'm sure you will be able to run your startup or your business enterprise more smoothly and more profitably. And actually, if you will know this secret, this concept, then I'm sure that your stress will be very less in your life, and stress of your family members will also be very less, and you will be knowing the big picture. You will be enlightened. So, because of that, if somebody is unnecessarily stressed, then you will be able to calm them down, because you will know that it's a normal path which every business enterprise of this world, of our planet, has to go through. So it's a timeless and universal concept. And this concept, I can assure you, I can guarantee you, it is applicable in any country, in any era. So it's a timeless and universal. Now let me unveil the curtain on all these 5 stages to freedom. So now let me unveil the curtain one by one on all these 5 steps, and let us see what these 5 steps are one by one. So here is the enlightening diagram, and that is also called as 5 steps to freedom. And the reason it is called as 5 steps to freedom, because every single business in our world has to go through this stage. Not necessarily every business enterprise will reach the 5th stage, but whichever business will reach the 5th stage, that is also called as freedom stage, they must follow this path. And at stage 5, the business becomes time rich and money rich. And actually, it should be the dream of every entrepreneur to reach stage 5, because at stage 5, the business makes you time rich and money rich. It means you have both time and money. The reason we start any business enterprise, as you know, that to operate a crane, you have to put just very little effort, and the crane will give a multiplied outcome. So it's a very powerful lever. So at stage 5, your business will become that kind of lever. So it should be your dream, it should be your objective, because we don't open business to become busy, right? We open business because we want both time and money. And how to achieve that stage? For example, Infosys has achieved that stage. McDonald's has achieved that stage. Even Subway has achieved it. So we will see going from stage 1. And in the process, you will also get enlightened about how every single business of our world has to go through these 5 steps to reach the freedom stage. As you will be knowing, that to operate a crane, we have to put very little effort. We have to just move some buttons or some lever inside the crane, and the crane can lift a very heavy weight. So you can imagine the multiplied outcome on your effort. So actually, that should be our dream. That should be our objective, that we have to develop a business enterprise in such a manner. So it will give us a great kind of leveraging effect.
So now let's discuss all these 5 steps one by one. So that number one stage, the first and foremost is creation stage. And at this stage, we decide that in which industry we have to enter, in which industry, which segment, which domain we have to do our business. So we decide on this. And also we decide how we will get the customers, what is the customer base. We might be doing some marketing research of and stage. So all these due diligence, how we get the customers, who is our targeted customer segment, and how we will benefit them, whether our product or service is faster, better, cheaper as compared with competitions. All these factors are considered and should be considered at this. And as you might be knowing that all things are treated twice. First in mind and then in physical reality. For example, Taj Mahal was also created in Shahjahan's mind or in the mind of architects also. And then it came into physical reality. Similarly, every single building in this world has been created in somebody's mind. Then only it came into physical reality. So on the similar line, every single business is also first created in mind and then it comes into physical reality. Then in stage one, after our research is done, we have done a due diligence, we have decided on the business model, everything. Then our business is launched at this stage. So that is the end of creation stage and the business is launched. Now let us go to kiosk stage. And it's very important to understand this stage. So dear friend, now let's discuss about kiosk stage. So as we discussed, every single business has to go through stage one. And now through Delhi, every single business has to go through kiosk stage. And the first and foremost symptom of kiosk stage is that the cash flow is negative. The cash flow is negative and sometimes it's a very stressful situation. And the people, those who don't understand that every single business enterprise of our world has to go through kiosk stage, they come under stress also. And their family members also come under stress. So with this knowledge, with this enlightenment, do not be afraid. And if you're doing business, then you must be prepared for kiosk stage. So at kiosk stage, what happens is that investments are still going on and the business is in a growth stage. The team formation happens and that team formation, it costs some money because people are recruited and then systems and processes are set up. There are some discussions, debates, some conflicts at the team formation stage. So it's a very chaotic stage. And mainly it is chaotic because the cash flow is negative, and that is the reason I have shown it is in red color. So dear friend, like every single business of our world has to go through stage one, that is creation stage. Every single business of our world has to go through kiosk stage as well. I can guarantee it happens. You cannot show me even a single business which does not go through a kiosk stage. Yeah, and actually, I would like to tell you one interesting story. Once I was discussing this concept with one of my friend who is a very senior insurance advisor, and he told me that I am an insurance agent. So my business did not go through kiosk stage because I did not have to put any investment. I was just visiting the clients on my bike. So he told me there was no investment and I would not consider that bike investment or the laptop investment as investment because I was already having that. So my business was not having any negative cash flow. So then he challenged. He told me that this concept is wrong, that every single business has to go through kiosk stage because my business did not go through kiosk stage. When he explained this point to me, when I countered him, I countered his argument like this. I told him, see, that initially where you will to make clients. He told initially for 1 month I was not having client. And then I asked him what was the job you were doing earlier. Then he told me that earlier I used to take tuition classes. But then I closed those tuition classes. I entered this insurance industry. So then I told him because see, for 1 month you will not be able to make any client. And so that is an opportunity cost you have lost. Because if you would have continued with your tuition classes, then you would have earned some money, yes or no? Then you told yes. So then I told him, see, that is the opportunity cost which you have invested in your insurance business. And initially, it took some time for you to pick up. Even your lot of time has been gone in that without any productive results. Your petrol expenses, though they were minimum, but those has also gone into the business. So finally, he agreed that yes, his business has also gone through kiosk stage. And the key point was because opportunity cost is also a cost which is invested in the business.
And by opportunity cost, what I mean is the cost of doing something in expense of not doing something else. For example, in his case, he did not conducted his tuition classes to do insurance business. So he sacrificed his tuition classes, and that was the opportunity cost for him, which he invested in his insurance business. Of course, every single business has to go through chaos stage. And one more thing I'd like to tell you about chaos stage. See, actually, in some businesses, when, for example, some physical activity is happening, for example, if somebody is making a hotel, then people can see it. Family members can also see it. Investors can also see that, okay, work is going on. And today the cash flow is negative, investment is happening. But over a period of time, this hotel will be built, then it will be operational, and then it will give us cash. It will give us operating profits. And our capital expenses will also be slowly recovered. So in these kind of businesses, people can see that, people can understand it. And in some businesses, for example, the businesses which required lot of R&D, and in those businesses, many people are not able to understand the chaos business. And because of that, some family members, they also come into stress. Because they are not able to understand the technical aspects, the business aspects, the domain aspects. So they don't know what is going on, what the entrepreneur is doing. An entrepreneur is giving his efforts. There is no revenue generated. And of course, no profitability is also there, or very less revenue is generated. So all these things happen. And when the family members, they don't understand it, and the entrepreneur is also not able to explain it to them, what he is doing, why he's failing again and again. No or very little revenue is getting generated. So he's not able to explain it to them because he himself is not clear that every single business has to go through chaos stage. And specifically the R&D kind of businesses, it's very tough to explain it to other people there, investors, the family members also. But most of the entrepreneurs, they know what they're doing. And that is the reason they keep on continuing doing it. But the point is, it is very difficult for them to explain it to other people. And other people, instead of becoming supportive, they make the struggle more challenging, more longer, more tougher. So all these things happens at chaos stage. Here, I would like to give you one world famous example. And as you might be knowing that Thomas Alva Edison has invented the light bulb, and he has changed lives of billions of people. Still, our life gets eliminated because of his invention. So as you might be knowing that he has failed more than 10,000 times. Some people say that he has failed around 17,000 times in the invention of light bulb. And many people were telling him that you are wasting your time, you're wasting your efforts. Why don't you do something else? And he was criticized heavily when he failed more than 10,000 times. At that point of time, it was a chaos stage, but he was knowing what he's doing. So he don't not listen to the criticism of other people. But other entrepreneurs, I mean, sometimes they fall in this trap because even though they are on the right track, but in the chaos stage, some entrepreneurs, they give up. They give up the R&D, where the businesses are of knowledge-oriented business or R&D oriented. So I've seen people giving up at this stage. So now as you are becoming business literate, so I'm sure that you will be doing it for R&D businesses, for knowledge-oriented businesses, even for trainer, coaching kind of businesses. The chaos stage is more struggling because other people will not understand what the person is doing. But now since you are becoming business well enlightened, so you can explain it to other people very easy. That see, I am going through chaos stage, and every single business of this world has to go through chaos stage. And because this stage we have to pass. Without passing this stage, we cannot achieve success. So now you know it very clearly, so you can explain it to other people also. Maybe you can show this diagram also. So now I'm sure that you becoming business literate will make your life better, easier, and smoother. Now, after when we exit the chaos stage, it's a very good feeling when we exit the chaos stage, right? So then we enter the third stage, and that is called control stage. At this stage, what happens is that various incentive structure is defined for the employees. They are told that if you will achieve this target, then incentives are given. Incentives are decided. Measurements are included in the business. Processes are included in the business. And business expansion also happens at this stage. And this stage, the most important point of stage 3 is that the business is cash flow positive.
And that is the reason it has been shown in green stage. And the reason it is called as control stages, of course, because we are in control. There's no more chaos. And that is the reason it is called as control stage. And actually at this stage, our system and processes are also set up, because at chaos stage only, the team has gone through discussions, debates, they came out with the best practices. So those things are implementable right now. So most of the things are finalized at this stage. And actually, one more point I would like to tell about the control stages, that at this stage, the entrepreneur is involved in so many aspects of the business. For example, you might be knowing that every single business has 9 areas, and these areas are just for your information. First and foremost, marketing, then sales, operations, domain knowledge, HR, accounting, finance, and taxation. Actually, I'm including it, accounts only, and then legal, purchase. So these are the 9 areas which are there in any business, which should be there. Any surviving business, any thriving business. So entrepreneur is involved in many aspects of the business. For example, when my business was in stage 3, then I was involved in so many activities. I was involved in recruitment, then accounts, even taxation aspects also, finance. I was involved in marketing as well. So I was overlooking so many aspects of the business. So at stage 3, this is what happens. And after stage 3, when the stage 3 is crossed, then our business enters prosperity stage. And at this stage, we are money rich. But important point to note is we are still not time rich. Still, we are involved in many aspects of the business in day-to-day functioning of the business. So let us see what happens at this stage. At this stage, the entrepreneur, he handles his specialized area. For example, if somebody is a surgeon and he has opened a hospital, then the surgeon will not be involved in HR anymore, recruitment anymore, in marketing anymore, but he will be doing his specialized job, and that is of a surgeon. And for other aspects of the business, he will recruit professionals at this stage. So he will be working on the areas in which he can create maximum amount of value. And at this stage, all the system and processes are established, best practices, they come out, they're implemented, the team is trained, and everybody knows what is their job, what are their KRA. I mean, that is key result area. So everybody is fully aware of all their roles and responsibilities. Skilled people, committed people, they are looking every single aspect of the business, and business is running smoothly, and it is generating cash, and it is making the entrepreneur prosperous. But as I said, at this stage, the entrepreneur or the business person is still involved in some aspects of the business. And actually, there is one more aspect about stage 4 is that the businesses economize. What it means is that we are able to get the best deals from the suppliers, and maybe our business is doing good amount of volume, and because of that we are able to get volume discounts. We are able to take benefit of economies of scale. So all those things happens here. The cost is optimized. We know how much to charge to the client. What are our fixed expenses? What are our variable expenses? Everything is very clear. Everything is systematic, and everything is optimized at this stage 4. And the next stage after prosperity stage is stage number 5, the freedom stage, our dream stage, which is the dream of every entrepreneur. Every entrepreneur, they want to become time rich and money rich, because many people are money rich, but there are very few people those who are time rich. And those are the people, those who are having businesses which are running in stage 5. And many people, they call it as corporate nirvana stage, because at this stage, almost no time is required from the entrepreneur, but their business keeps on giving a huge amount of wealth, huge amount of money. And the example of this stage of businesses are Infosys, Wipro, McDonald's, Subway, Domino's. These are working because of their system and processes, and they are generating huge amount of wealth for their founders. So these businesses have achieved stage 5. Now, as an exercise, I would like you to write some more businesses which have achieved stage 5. Okay, so guys, actually at this point of time, please write 4 businesses which have achieved stage 5. Please write in the chat box.
So let me see ki who writes first and who writes correctly. Okay, Anish is telling Tesla. Right. ओके, तो ठीक है, छवि ने बोला कोको कोला। सो यस, आई डू एग्री। कोको कोला तो ऑटो पायलट पे चल ही रहा है। उसके जो ओनर्स हैं वो ऑटो पायलट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। स्टारबक्स, ओके, आई डू एग्री विद दैट। नाइके, नाइके भी ठीक है। अमेजोन, ठीक है, अमेजोन इज ऑल्सो राइट। इंटेल इज ऑल्सो राइट। टेस्ला, टेस्ला एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो देखो स्टेज 5 पे क्या होता है कि फ्रीडम स्टेज होती है, तो इलॉन मस्क मेरे ख्याल से अभी भी काफी इन्वॉल्व है टेस्ला में। उसको टाइम देना पड़ता है, मतलब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है। अमूल, शुभ ने बोला अमूल। या सो दैट इज गुड एग्जांपल। ब्लू टोकाई, सो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट इज दिस ब्लू टोकाई थिंग, बट एनीवेज। हाँ, टाटा अदानी ने बोला, ठीक है, आई डू एग्री। ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, ठीक है। ब्रिज किशोर ने बोला रिलायंस, मर्सिडीज, बोइंग, राइट। ठीक है, आई डू एग्री विद ब्रिज किशोर एज वेल। ओके, तोशिबा, राइट। हाँ, तोशिबा मेरे ख्याल से भी कैंपस में भी आई थी, राइट। प्रियेश ने बोला वॉलमार्ट, निविडिया, टाटा केमिकल्स, डीमार्ट। ओके, आई डू एग्री विद दैट। Okay, great guys. So now let's move forward since we are having time constraint as well. So, dear friend, I'm sure that you found this discussion on 5 steps to freedom very useful. And as I have already claimed, that every single business of our business world has to go through these steps if their business reaches or achieves freedom stage. And of course, there are many businesses who never achieve stage 5. They are stuck in 3 or some are stuck in 4. And many businesses, they just come into chaos stage and they close at that point of time. Because as you might be knowing, that a majority of businesses, they close in first 5 years. Yes, and actually one more important point I would like to tell you. Say, if a business has achieved the stage 4 or stage 5, but from there also, they can come backward. For example, business at level 4 can come into 3 and come into 2 also. And even business at stage 5 can also come into lower levels. So that is also possible. But if our systems and processes are very strong, our R&D team is continuously working in finding out new ways of making our customers' life faster, better, and cheaper. Our research team is well aware about what is happening in the business world, what competitions are doing, and I'm sure that they will be able to sustain our business at level 5. But the important point which I would like to tell you is that it is nothing like that. That if a business reaches higher stage, they cannot come to lower stage. That is very much possible. That also happens. And to explain my point that business can come down to lower level also, I would like to give you 2 examples. One is that of Bajus. Bajus was probably at 4 or 5 stage, but because they did not follow some fundamental rules of our business world, some fundamental laws were not followed. So that is the reason it came to a much lower level.
Another example which I would like to give you is that of Satyam Computers. It was also at probably stage number 5, but it came down heavily and eventually it closed also. So the important point which I would like to convey to you is, if you want to keep your business at level 4 or at level 5, then you must have great systems, great processes. Your company should have great values also, and you have to ensure that the right people are recruited. I mean, the systems and processes should be such that the right kind of people are recruited. You have to place the right professionals at place, and those professionals and those system and processes will run the business by you, and they will keep on generating huge amount of profits to you. Of course, without your much involvement, and it means time freedom to you. तो ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो? हाउ वाज द वीडियो? ओके, I'm installing great sir. ओके, फाइन. तो वॉइस आपको एकदम मींस आई नो कि कहीं पे एडिटर ने थोड़ी सी मेरी वॉइस चेंज कर दी है, लेकिन ठीक है, तब भी आपको ये क्लियर हो रहा था ना? आई थिंक मतलब वॉइस थोड़ी सी उसने चेंज की थी मेरी, लेकिन क्लियर तो हो रही थी वॉइस, राइट? प्लीज कंफर्म ऑन दिस. ओके, शिव इज सेलिंग. ओके ओके, ग्रेट गाइस. तो देखिए अभी रोहन के मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ. तो रोहन ने क्या पूछा है कि अदानी एंड अंबानी आर स्टिल इन्वॉल्व इन द बिजनेस. तो देखो रोहन, एक्चुअली उसका जवाब ये है कि अदानी और अंबानी के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कम से कम 10 बिजनेसेस तो रिलायंस के पास भी हैं, कम से कम 10 बिजनेस अदानी के पास भी हैं, राइट? तो इनका जो टाइम रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही मिनिमम है. जैसे अभी मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में कितना उसने अटेंशन दिया, कितना टाइम दिया, लेकिन तब भी उसके बिजनेसेस चल रहे थे. और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग नए नए बिजनेसेस में भी ड्यू डिलिजेंस करते रहते हैं कि नए बिजनेस और भी खोलो और एक्सपेंड करो. तो फ्रीडम से मेरा मतलब है कि बहुत ही मिनिमम टाइम में भी इनका बिजनेस चल जाता है. और यदि मुकेश अंबानी आज रिलायंस पेट्रोकेमिकल पे ध्यान नहीं देगा तब भी उसका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि उसने वहां पे ऐसे सीनियर मैनेजर्स बिठा रखे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसने बिठा रखे हैं, तो वो ऑटो पायलट पे भी चल जाएगा. तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत अटेंशन देता है, सो इट इज नॉट एब्सोल्युटली नो टाइम रिक्वायर्ड, लेकिन उसका बिजनेस चल जाएगा. ओके, ठीक है. रोहन हैज मेंशनड, ही अंडरस्टूड दैट, राइट? तो ठीक है, अभी आप लोग बताइए कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं फॉर एनी बिजनेस टू गो थ्रू. सर क्रिएशन, उसके बाद कैओस स्टेज, कंट्रोल स्टेज, राइट, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम स्टेज. ब्रिलियंट. एंड हु इज दिस? किसने जवाब दिया? सर अमान. हाँ, ओके ओके, राइट. ओके, ब्रिलियंट अमन. हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी एक्चुअली क्या करता है कि वो आपको सारी दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड के जो पैटर्न्स है वो बता देता है एकदम क्लियर शब्दों में. जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी क्या बता रहा है कि कोई भी कस्टमर क्यों डिसाइड करता है, फास्टर बेटर चीपर इजियर के कारण डिसाइड करता है. हमें कोई बिजनेस खोलना है तो वो हमें भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, फास्टर बेटर चीपर इजियर एटलीस्ट 10%, सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए. बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी हमें ये बताता है कि हमें वैल्यू क्रिएट करना है. वी आर इन द, यदि ह्यूमन बीइंग का हमने जन्म लिया है तो इट्स अवर धर्म, अवर कर्मा टू क्रिएट वैल्यू. तभी हम इथिकली और ethically and following the societal norms we will be able to earn good money, and it is the responsibility of the good people to earn more and more money. क्योंकि पैसा एक्चुअली कैसे आना चाहिए, आप लोगों के पास ही पैसा आना चाहिए ना, ना कि टेररिस्ट लोगों के पास. क्योंकि आप लोग के पास पैसा आएगा तो आप लोग उसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में यूज करोगे, अच्छे कामों में यूज करोगे, आपके कारण और इकोनॉमी ग्रो करेगी. लेकिन टेररिस्ट लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन करेंगे, आर्म्स बाय करेंगे, लोगों को किल करेंगे. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड पीपल टू अर्न मोर एंड मोर मनी. और तो देखो अभी बिजनेस लिटरेसी आप लोग को क्लियर तरीके से हर चीज बताता है कि नहीं? वो एक क्लियर तरीके से बताता है, सिंपल तरीके से बताता है और चैलेंज करके भी बताता है कि दुनिया में यही पैटर्न है. 4 पिलर भी जैसे बिजनेस मैंने आपको बताया, तो दुनिया में करोड़ों बिजनेसेस हैं, सब में वही पैटर्न है कि 4 पिलर्स का उनको सपोर्ट चाहिए. सो इफ यू एग्री विद दिस देन राइट यस इन द चैट बॉक्स, because business literacy is telling you the pattern across our business world in a very simple manner, in a very clear manner and in a very challenging manner. कि IIM कलकत्ता का भी यदि प्रोफेसर आएगा तो वो भी उससे एग्री करेगा, हार्वर्ड का भी प्रोफेसर आएगा
तो वो भी बोलेगा यस दिस इज द पैटर्न। तो ऐसे अनचैलेंजेबल आई मीन ऐसे चैलेंजिंग तरीके से, सिंपल तरीके से, वो क्लैरिटी के साथ आपको ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बस आपको इसको यूज करिए, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए, फायदा उठाइए, ग्रो करिए। आई नो यू पीपल आर गुड पीपल, so I want you to make a lot of money, right? तो अभी तक एक्चुअली अमन ने एग्री किया है, तो बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे कि बिजनेस लिटरेसी आपको सिंपल तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज, सारा पैटर्न, और यूनिवर्सल टाइमलेस पैटर्न हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, शुभ इज आल्सो एग्रीड, रोहन इज आल्सो एग्रीड, बेस इज आल्सो एग्रीड। ओके ग्रेट गाइस, फाइन। और देखो यहाँ पे मैंने ये भी क्लेम किया है कि दुनिया का हर बिजनेस जो कि ऑटो पायलट पे जाता है, मतलब जिसमें मिनिमम, जैसे मैंने एक क्रेन का एग्जांपल दिया था कि क्रेन जैसी लिवरेजिंग हमें मिल जाती है जब हम स्टेज 5 पे जाते हैं, लेकिन जब स्टेज 5 पे भी क्रेन चलाने के लिए भी तो थोड़ा एफर्ट लगता है ना, थोड़ा बटन घुमाना पड़ता है, थोड़ा गियर घुमाना पड़ता है, राइट? तो उतना तो एफर्ट लगेगा ही ना। सो दैट आंसर्स रोहन्स क्वेश्चन आल्सो। लेकिन आपको क्रेन जैसी लिवरेजिंग मिल जाएगी स्टेज 5 की, आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, आपको बहुत आउटकम मिल गया। जैसे मुकेश अंबानी क्या करता है, उन्होंने आधा घंटे भी काम कर लिया तो उनको उसके 50 करोड़ मिल जाते हैं आधा घंटे काम करने के। तो दैट इज द काइंड ऑफ लिवरेजिंग वी वांट। और वेर एज दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, मेरा जो कार क्लीनर बंदा है, एक कार साफ करता है बेचारा, उसको 25 रुपए मिलते हैं। और मुकेश अंबानी उतने ही 10 मिनट वो लगाएगा तो उसको 10 करोड़ मिल जाएंगे 10 मिनट के। एंड माई कार क्लीनर और इवन माई कुक, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो आउटकम नहीं मिल रहा ना, बिकॉज उन्होंने वो लीवर डेवलप कर रखे ना, बिजनेस उनके लिए लीवर बन चुका है, राइट? थोड़ा सा एफर्ट लगाया और बिकॉज ऑफ द क्रेन काइंड ऑफ लीवरेजिंग विद दे आर गेटिंग, they are generating huge amount of value, and because they are generating huge amount of value, so they are generating huge amount of profit, huge amount of wealth, everything with their minor effort. तो आप लोग ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो फ्रेंड्स? स्टेज 5 पे जाना चाहते हो कि नहीं? If you want to go, then write I in the chat box. Okay, great guys. I want to be a great business tycoon. और यहाँ पे देखो आपको पूरी क्लैरिटी मिल रही है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एट दिस स्टेज। और यदि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली होती तो आई एम रिपीटिंग इट, मेरी नेटवर्थ एटलीस्ट 100 टाइम्स और ज्यादा होती है अभी। तो ये अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। बहुत रिसर्च की मैंने, 1200 बुक्स पढ़ी, आई एम कलकत्ता से पढ़ा मैंने, बिजनेसेस खोले, 4 बिजनेसेस खोले, बहुत लोगों से आर्गुमेंट्स हुए, डिबेट्स हुए, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ। तो ये दिस इज बिजनेस लिटरेसी इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स। और 10 ईयर से ज्यादा का रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई चैलेंज इट। हॉवर्ड के प्रोफेसर से भी मैं डिबेट कर जाऊंगा इन कॉन्सेप्ट पे, तो कि यही ट्रू है, इसको कोई मना कर ही नहीं सकता ना। फैक्ट इज अ फैक्ट, दीज कॉन्सेप्ट्स आर ट्रू लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है गाइस, सो एनी क्वेश्चन फॉर मी? सर एट द chaos स्टेज, लाइक हाउ टू, मतलब कैसे पता चलेगा कि किसको टीम में, इनिशियल टीम में रखना है कि लाइक एट द chaos स्टेज वी आर बिल्डिंग, मतलब नींव बना रहे हैं हम अपने बिजनेस की, तो उसमें किस इंसान को रखना है, किसको नहीं रखना है अपने पार्टनर्स में, लाइक टीम में, इनिशियल टीम में जो फॉर्म कर रहे हैं, लाइक वो आगे चल के धोखा ना दे। ट्रस्ट बिल्डअप कैसे लाना है, लाइक अपने क्लोज्ड वंस को रखना है या फिर बाहर के बंदों को रखना है? राइट। तो एक्चुअली इस चीज का जवाब मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस दे। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ ग्रेट क्वेश्चन। हाँ, तो शुभ आप बताना चाहेंगे, अनम्यूट करके आप बताना चाहेंगे? प्लीज अनम्यूट एंड रिप्लाई इट। यदि गलत बताओगे तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू करेक्ट। Sir, basically, if we are talking about trust, I think in business, trust is one of the most important thing. And if you have trust in Right. someone, we can put him in a position would work for us. ठीक है, आप मतलब बोल रहे हैं कि ट्रस्ट That's के what I बेसिस पे। feel. That's why it depends, sir. हाँ, नहीं तो ठीक है, आपका एंटर पॉइंट ये है कि जिस पे ट्रस्ट है उसको रख लो, राइट? राइट शुभ? ये सुनो शुभ, मेरी वॉइस आ रही है? ब्रिज, मेरी वॉइस आ रही है ना? Yes sir, your voice is coming. हाँ ठीक है, चलो मैं इसका बताता हूँ। Sorry, sir. देखिए, Can you repeat?
हाँ शुभ, मेरा मतलब आप एंटायरली ये बोल रहे हो कि जिस पे भी ट्रस्ट है उसको आप रख सकते हो बिजनेस में, राइट? Sir, my point is, matlab, there are many other skills, but when it comes to who to keep, uh, the person who should be kept at power should be the one I feel should be the most trusted one. Because अगर trust ही break कर दिया, then what's the point of? क्योंकि बहुत बार होता है कि in businesses people backstab each other for other people's share. They do it. So, yes, so for that purpose, I feel trust is और one of the major factor मेजर फैक्टर, और बाकी that फैक्टर और कौन plays. कौन? हाँ ठीक है, बाकी फैक्टर्स और कौन कौन से हैं? So, बाकी factor फिर it also depends upon skill of person. हम्म, देखो एक्चुअली लेट मी आस्क यू क्योंकि क्वेश्चन टू आंसर जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि विच काइंड ऑफ पीपल वी शुड कीप। तो बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी एक्चुअली की चीज क्या बता रहा है, हमें क्या करना चाहिए बिजनेस वर्ल्ड में? जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी बता सकता है इसका जवाब? वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं किसी कॉर्पोरेट में जिसमें अपन यस, यस। तो जब आप किसी बंदे को रखोगे तो वो बंदा कैसा होना चाहिए? वैल्यू ऐड करनी चाहिए उसको कंपनी। यस, वो वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। वो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि वो इस चीज पे फोकस करे कि इस बिजनेस में मैं क्या लेके जा सकता हूँ। उसका फोकस 80% टाइम एटलीस्ट होना चाहिए कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उस पर उसका फोकस होना चाहिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, तो ठीक है, शुभ ने भी एक बात ट्रस्ट वाली वो बोली, वो ठीक है, पार्शियली उसने जवाब दिया इस चीज का, सो ही इज राइट। लेकिन ट्रस्ट के अलावा भी और फैक्टर ये है कि वो बंदा वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड होना चाहिए। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं क्या लेके जा सकता हूँ, भाई आप पहले क्या प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा चीज, दो चीजें होना चाहिए उस बंदे के पास, उसके पास स्किल भी होना चाहिए और विल भी होना चाहिए। जैसे कोई बंदा है और वो, उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, दिस गाय इज ऑनेस्ट, और मुझे अपनी कार उसको चलाने देनी है, तो केवल ट्रस्ट के बेसिस पे क्या मैं उसको चलाने दूंगा? यस और नो? नो सर, ही शुड हैव द स्किल टू ड्राइव। यस, ही शुड हैव द स्किल प्लस, ठीक है, ट्रस्ट, experience. ट्रस्ट है तो अच्छी बात है। और उस कार चलाने के मामले में तो ठीक है, ट्रस्ट हो ना हो, ड्राइविंग स्किल अच्छी होना चाहिए। क्योंकि ड्राइविंग स्किल है तो ठीक है, थोड़ी बेईमानी भी कहीं कर जाएगा, कहीं पेट्रोल को कुछ कर जाएगा, बट वो गाड़ी तो अच्छी चलाएगा क्योंकि वो खुद ही भी गाड़ी में जा रहा है ना। हाँ तो बट एनीवेज, ठीक है, ट्रस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और उसका जो माइंड सेट है दैट शुड बी वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड। अदरवाइज वो बंदा क्या करेगा फिर आपकी लाइफ को, यदि वैल्यू एक्सट्रैक्शन पे उसका फोकस है तो क्या करेगा, वो आपको बैक स्टेप करेगा और वो बहुत आर्ग्यूमेंट करेगा कि अभी इतना पैसा आया तो इतना शेयर करो, ये करो, वो करो। और दूसरा चीज देखिए, नारायण मूर्ति एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। नारायण मूर्ति क्या बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज कि उस आर्ग्यूमेंट होने की नौबत ही ना आने पाए। यदि आप किसी को पार्टनर या एज एम्प्लॉय ले रहे हो तो पहले आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रखिए, एक तो, और प्रॉपर एम्प्लॉय को या पार्टनर को आप लीजिए, और वो जज करने का तरीका है कि उसका माइंडसेट जो है वो वैल्यू क्रिएशन और ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड ठीक है, आपको ट्रस्ट तो होनी चाहिए। तो ऐसे आदमी को ही आप अंदर लेके आओ टीम में, चाहे वो एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो, क्योंकि यदि उसका वैल्यू एक्सट्रैक्शन पे फोकस रहेगा तो फिर वो आपको आर्गुमेंट करेगा, बैकस्टेप करेगा, वो सब करेगा। नारायण मूर्ति के जैसे कितने 7-8 पार्टनर थे, तो उन्होंने सारे पार्टनर से बहुत सिनर्जी में काम किया, और उन्होंने 10,000 के इनिशियल कैपिटल से, 10,000 की सीट फंडिंग थी उनसे, उन्होंने उससे खरबों, खरबों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर डाली। आज उनकी जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ आप देखो, बहुत ह्यूज मार्केट वैल्यूएशन है उसका, इन्फोसिस का। क्यों? क्योंकि उन पार्टनर्स ने, सारे के सारे वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड पार्टनर थे, उन्होंने सिनर्जी में काम किया, और उन्होंने इतनी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन बना रखी जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसकी मिसाल दी जाती है। सो राइट, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। राइट, सो द आंसर इज वेरी सिंपल, यू हैव टू बी वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड। और यदि आप किसी पार्टनर, किसी एम्प्लॉय को लेके आ रहे हो, किसी जूनियर को भी आप रिक्रूट कर रहे हो, देन दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग द वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड माइंडसेट। और वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड माइंडसेट होने के साथ साथ उसमें स्किल और विल भी हाई होना चाहिए। उसकी मतलब विलिंगनेस भी होना चाहिए कंट्रीब्यूट करने की, उसके पास स्किल भी होना चाहिए, राइट? तो ऐसे इंसान को लेके आओ।
ठीक है guys, so it is 10 and I know you have to join other classes. People are, the count is also decreasing. So okay, then talk to you in the next week and you have a great time. Okay, bye bye. You have a great day.